गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो लास्ट क्लास में हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे, क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा था। सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? कौन बताएगा? व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? Momentum before collision and after collision is the same. ऐसे कोलिजन जरूरी थोड़ा ना कोलिजन वाले क्वेश्चन होते हैं। ऐसे बोलो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, वो कोलिजन हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ कोलिजन वाले क्वेश्चन नहीं होते, और भी होते हैं। सो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि मोमेंटम, किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये फॉर्मूला होता है ना। किसी सिस्टम का मोमेंटम निकालना है आपको जिसमें बहुत सारे पार्टिकल है, उसका मोमेंटम कैसे निकालेंगे? सिस्टम का टोटल मास निकालेंगे इनटू उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मोमेंटम होता है। फिर हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को कौन चेंज कर सकता है? एक्सटर्नल फोर्स। क्या इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को चेंज कर सकता है? क्या No. इंटरनल फोर्स सेंटर मास की वेलोसिटी को चेंज कर सकता है क्या? जल्दी बोलो, आंसर बताओ साहब। कौन से फोर्सेस सेंटर मास को डिस्प्लेस कर पाते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल? External. एक्सटर्नल। तो वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, ये सब कौन लाता है? एक्सटर्नल फोर्स लाता है। इंटरनल फोर्स से कभी भी सेंटर मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, मतलब मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। सो अगर किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मे भी इंटरनल फोर्स लग रहे होंगे, बट अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है, उस सिस्टम की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, मींस मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो ये लॉ हम कब लगा सकते हैं, कब यूज कर सकते हैं? whenever there is no external force acting on the system। याद आया सबको? हाँ। Yes, sir. फिर हमने रिकॉइल वेलोसिटी Yes. निकालना सीखा था, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, याद है सबको? है ना। एक ब्लॉक, एक बुलेट से हमने एक ब्लॉक पर बुलेट चलाई थी, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, दोनों का मास गिवन था, हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछा था। फिर एक ऑब्जेक्ट पर हमने बुलेट चलाई थी, वो ऐसे ऊपर गया था, तो वहां पर भी हमने क्या किया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट था, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है, तो फाइनल मोमेंटम से हमने वेलोसिटी निकाल के मैक्सिमम एंगल कितना ऊपर जाएगा ये बताया था। ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए थे ना? हाँ हाँ। यस सर। चलो और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सोल्व करो सब लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? ए शेल इज फायर्ड फ्रॉम ए कैनन। कैनन से एक शेल, ठीक है, शेल मतलब बड़ी वाली जो बुलेट होती है, ठीक है, विद ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से फायर किए। कैनन मतलब टैंक, टैंक से, ठीक है। सो मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? आ रही है। आ रही है ना? ओके। इस तरह का कुछ भी तुम्हें पूछना हो तो बोल दिया करो चैट पर। मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मुझे चैट सेक्शन में जाना पड़ता है ना, डायरेक्ट यहाँ पे चैट नहीं दिखता है। तो बोल दिया करो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, चैट में लिखोगे मैंने देखा है या नहीं देखा, डिपेंड करता है, ठीक है। सो ए शेल इज फायर्ड फ्रॉम ए कैनन विद ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, है ना। जैसे प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी, टॉप मोस्ट, ये ऐसा पाथ लेगा, है ना। At the highest point of its trajectory, the shell exploded into two equal fragments। इसके दो पार्ट हो गए, समझ में आया क्या? इक्वल, इक्वल पार्ट हो गया। m मास था तो m/2 m/2 हो गया। One of this moves along horizontal backward direction at 50 meter per second। Find the speed of other fragment at the time of explosion। समझ में आया क्या? आया सबको Yes, समझ sir. में? ट्राई करोगे? मैं बताऊं?
सर ट्राई करते हैं पहले। करो ट्राई। सर कल आप क्लास कितने से कितने बजे तक लोगे? कल कितनी बजे? 8 o'clock है ना? 8 to 10। हाँ सर, क्योंकि कल हम लोग का बोर्ड क्लासेस है, कितनी मतलब बजे से? स्कूल का। सर 9:30। 9:30 तक ले लूंगा, तुम थोड़ा सा 15 मिनट लेट चले जाना, 9:30 पर छोड़ दूंगा, ठीक है? हाँ सर। सोल्व कर रहे हो ना सब लोग? मैं डायग्राम बना रहा हूँ, तुम सोल्व करो। चलो देखो अभी तक। देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या हुआ, ये जो पार्टिकल था, मान लो ये पार्टिकल है एम मास का, टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी हो गई होगी? टॉप मोस्ट पॉइंट पर पूरी की पूरी स्पीड हो जाती है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, याद है ना प्रोजेक्टाइल में? तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था? 100 Yes, sir. cos 60। तो 100 cos 60, 100 cos 60 होता है 1/2, मतलब 50 मीटर पर सेकंड, है ना? तो इसकी पूरी की पूरी टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी, मान लो इसका एम मास है और वेलोसिटी कितनी 50। दिस इज बिफोर एक्सप्लोजन। ये क्या है? ये डायग्राम कब का है? दिस इज बिफोर एक्सप्लोजन। अब यहां पर इसका एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन होने के बाद ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, ठीक है? पहले तो ये इधर जा रहा था 60 मीटर पर सेकंड से, एम मास बिफोर एक्सप्लोजन। आफ्टर एक्सप्लोजन ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया उसी जगह पर, सेम टॉप मोस्ट पॉइंट पर। दोनों का मास कितना है? m/2, m/2 इक्वल पार्ट में हो गया। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी द शेल एक्सप्लोडेड इनटू 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स, वन ऑफ दीज मूव्स अलोंग हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड डायरेक्शन। एक तो किधर जाता है? हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की तरफ। जब बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो उसके अलग अलग पार्ट मूव करते हैं ना, तो इसमें दो दो पार्ट हो गए, एक पीछे की तरफ गया तो एक किधर जाएगा? आगे की तरफ। समझ में आया क्या? तो जो पीछे गया उसकी स्पीड कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड, मतलब पीछे की तरफ क्या होती है? 50. नेगेटिव। समझ में आया? हमसे पूछे फाइंड द स्पीड, ये मैंने वेलोसिटी लिखी है, हमसे पूछे फाइंड द स्पीड ऑफ द अदर फ्रेगमेंट एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन, तो इसकी कितनी वेलोसिटी होगी हमसे पूछा है, मान लो v होगी। समझ में आया क्या? सो दिस इज आफ्टर एक्सप्लोजन। मुझे बताओ ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, देखो एक्सटर्नल कोई फोर्स लग रहा है क्या? सिर्फ एक लगता है mg, वो लगता है y एक्सिस में। मुझे बताओ x एक्सिस में ड्यूरिंग एक्सप्लोजन कोई फोर्स लगा क्या? x एक्सिस में? No, sir. हाँ, सिंस एक्सटर्नल फोर्स इन x सर एक्सिस। आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है क्या आवाज? अभी आ रहा है? आ रहा है आवाज सर मेरा? बहुत लैग हो रही है आवाज। सर आपका बोलते हो ना, आप जरा फास्ट बोलते हो ना तो लैग होता है आवाज। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब एक्सप्लोजन हुआ हवा में, एयर में, तब एक्स एक्सिस में कोई फोर्स लग रहा है क्या? एक्स एक्सिस में, इस एक्सिस में कोई फोर्स लग रहा है क्या? जो भी फोर्स लगता है वो तो वाई में लगता हो सर। है ना? तो एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, नो एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में क्या बोल सकता हूं मैं? मोमेंटम इज कांस्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस, बोल सकता हूं क्या?
इस बॉडी का मोमेंटम एक्स एक्सिस में क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो क्या बोल सकता हूँ, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। अब इनिशियल मोमेंटम कितना था, ये बिफोर कोलिजन, मतलब इनिशियल मतलब बिफोर एक्सप्लोजन, तो बिफोर एक्सप्लोजन कितना था, 50 इंटू एम, मास इंटू वेलोसिटी, तो m इंटू 50 फाइनल। अब फाइनली ये यहां पर देखो दो पार्ट हो गए इसके, एक पीछे जा रहा है उसका नेगेटिव मोमेंटम होगा और एक आगे जा रहा है उसका पॉजिटिव मोमेंटम होगा। तो जो पीछे जा रहा है उसका होगा m/2 इंटू -50 प्लस जो आगे जा रहा है उसका होगा m/2 इंटू v। समझ में आया क्या, समझ में आया कैसे करना है? सर वो आपने ऊपर 60 मीटर पर सेकंड क्यों लिखा है? 50 आएगा ना 50 only? है 60 है, 50 है, ये 50 है, रुको इसको 50 कर लो, ठीक है गलती से लिख दिया हूँ, 50 मीटर सर पर सेकंड। फाइनल आंसर 150 मीटर पर सेकेंड है। क्या? 150 मीटर पर सेकेंड। हाँ चेक करते हैं, m से m कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 50 इज इक्वल टू -25, ये m कैंसिल हो जाएगा, प्लस v/2, 25 इधर जाएगा तो 75 हो जाएगा, तो v आ जाएगा 150 मीटर पर सेकंड। ये आंसर है इसका, समझ में आया? आगे सबको समझ में? सर ये अभी तक सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन कर रहा है हाँ यही करा बस। सर। हाँ बोलो। उससे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं करा है ना? नहीं बस इससे पहले रिवीजन कौन सा कराया था कि कॉन्सेप्ट वगैरह लास्ट नहीं क्लास करा में है क्या ना? पढ़ा हमने, वो मैंने रिवाइज किया था बस। हाँ सर, थैंक यू सर। लिखो। लिख लिया? Done, sir. No, sir. तो समझ में आया क्या क्या है इस क्वेश्चन में? हमने एक्स एक्सिस में दोनों बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम इक्वल टू आफ्टर एक्सप्लोजन दोनों इक्वल कर दिया, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक्स एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व कर सकते। समझ में आया? यस सर। हटा दूं? Sir, wait, sir. हटा दूं अब? यस सर। Yes, sir. एक और क्वेश्चन करो। Initially, man and balloon are at rest. Initially, man and balloon are at rest in a gravity-free space. कैसी जगह पर है? जहां पर कोई ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। एक मैन है और एक बैलून है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बैलून इफ मैन स्टार्ट्स क्लाइंबिंग द बैलून विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू बैलून। मतलब इसका डायग्राम मैं बनाता हूं। ये बैलून है, ठीक है। इस पर मैन, एक मैन है जो क्लाइंब कर रहा है,
ऊपर कितने से 10 मीटर पर सेकंड, बट इट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट इज विद रिस्पेक्ट टू बलून। बलून। ये विद रिस्पेक्ट टू बलून ऊपर जा रहा है, समझ में आया? हमसे क्या पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बलून, तो ये बलून नीचे कितने से आएगा ये हमसे पूछा है, समझ में आया? ट्राई करोगे मैं बताऊं, ठीक है? और मास ऑफ मैन ये भी गिवन है, इट इज ऑल्सो गिवन दैट मास ऑफ मैन ले लो 45 kg एंड मास ऑफ बलून ले लो 15 kg, ये भी गिवन है, इसमें सोल्व करो। देखो ग्रेविटी फ्री स्पेस लिखा हुआ है, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, समझ में आया क्या? यहाँ पे ग्रेविटी फ्री Yes, स्पेस sir. क्यों लिखा हुआ है, समझ में आया? यस सर, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, mg वगैरह कुछ नहीं लग रहा है, हम इसमें ये मान सकते हैं, मतलब मोमेंटम कंजर्व है इसमें, है कि नहीं है? हाँ सर। हम्म। चलो देखो देखो इसमें मोमेंटम कंजर्व कैसे करना है। जैसे मान लो ये मैन ऊपर जा रहा है वेलोसिटी v1 से, ठीक है, और बलून नीचे आ रहा है v2 से, तो इनिशियली तो दोनों रेस्ट पर थे ना, यस। इनिशियली बोथ वर एट रेस्ट, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0 था कि नहीं था, है ना? तो Yes, सिंस हमें पता है कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए क्या होगा, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम होगा। और फाइनल मोमेंटम, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ, समझ में आया? यस सर। मान लो मैन का मास है m1 और बलून का मास है m2, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0, होगा कि नहीं होगा? सर 0 का कॉन्सेप्ट नहीं समझा। क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल भी 0 होगा ना, ये लिखा नहीं गया, समझ में नहीं आया यहाँ पे? अरे रिकॉइल वेलोसिटी में भी तो ऐसे ही लिखा था, इनिशियल जब हमने गन चलाई थी इनिशियल मोमेंटम गन प्लस बुलेट का 0 था, हाँ सर समझा। तो फाइनल भी 0 था, तो इक्वल टू ऐसे ही तो लिखा था हमने, समझ में आया? हाँ, हेलो सर। मतलब इसका मतलब क्या है कि जितना इसका मोमेंटम है प्लस में उतना इसका मोमेंटम होगा माइनस में, तभी तो 0 होगा, समझ में आया क्या? समझ में आया? Yes, sir. यार यस बोल दिया करो, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा, बार बार समझ में आया बोलता रहता हूं मैं। हाँ, हाँ sir. टोटल मोमेंटम 0 है ना, कैसे 0 होगा, जब मैन का मोमेंटम और बलून का मोमेंटम कैंसिल कर देगा तभी तो 0 होगा, इनिशियल 0 था तो फाइनल भी 0 होगा ना। तो Yes, sir. डायरेक्ट ऐसे लिखने की जगह डायरेक्ट हमेशा ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूं क्या मैं, मैग्नीट्यूड वाइज ये 0 आया था तो, और डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं क्या, अब से नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी होगा डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं क्या, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ऐसे लिख सकता हूं क्या डायरेक्ट?
समझ में आ Yes, रहा है? sir. हाँ, अरे जब भी सिस्टम का मोमेंटम जीरो होगा तो एक दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट होगा, तभी तो कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। आया समझ में? यस सर। हाँ, तो m1 मास ऑफ मैन कितना है 45 इंटू v1। बताओ v1 या 10 लिखूं क्या? नो सर, ये तो विद रिस्पेक्ट टू बैलून है। यहाँ पर V2 वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं? रेफरेंस फ्रेम के। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखते हैं ना। मोमेंटम तो हम किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं? इन दोनों का मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट है, किसके रिस्पेक्ट में? बलून के रिस्पेक्ट Ground. में। ग्राउंड के। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बलून के रिस्पेक्ट में तो बलून का मोमेंटम ही जीरो हो जाएगा। हम तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये जो 10 मीटर पर सेकंड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रहा है या बलून के रिस्पेक्ट में? बलून। Balloon. समझ में आया क्या? तो अभी हमें नहीं पता ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, तो मैं तो v1 ही लिख देता हूँ अभी इसको। v1 इज इक्वल टू m2। m2 कितना है? 15 kg बलून का मास। v2 तो 15 से 3 टाइम्स, तो वेलोसिटी ऑफ बलून इज इक्वल टू आया 3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। आया कि नहीं आया? हाँ, Yes. समझ में आया? 3 टाइम्स क्यों आया? क्योंकि इसका मास 1/3 है, तो वेलोसिटी 3 टाइम्स होगी ना। बलून का मास 1/3 है मैन के मास से, तो वेलोसिटी 3 टाइम्स होगी। डायरेक्ट भी लिखना आना चाहिए इसे। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता था इसकी वेलोसिटी 3 टाइम्स होगी, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं थी, बट तुम्हें समझ में नहीं आता। अब समझ में आएगा क्या? यस सर। हाँ, कैसे लिख देता डायरेक्ट कि इनिशियल मोमेंटम भी जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। अब इसका मोमेंटम ऊपर की तरफ है, इसका नीचे की तरफ है, तो कैंसिल कब करेंगे? जब इसकी वेलोसिटी के 3 टाइम्स होगी, क्योंकि मास है 1/3। ऐसे जल्दी से लिखना आना चाहिए, तभी तो एग्जाम में जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व होंगे। समझ में आया क्या? यस हाँ, Yes, sir. अब यहाँ पे v2 इज इक्वल टू 3 टाइम, ये v2 और v1 ये सब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। समझ में आया? अब देखो हमें गिवन क्या है कि जो मैन है, मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बलून 10 है। मतलब वो 10 से बलून के रिस्पेक्ट में 10 से आ रहा है, उसको अप्रोच कर रहा है 10 से, मींस इट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना। समझ में आया? यस सर। हाँ, मतलब वो बलून के रिस्पेक्ट में 10 से आ रहा है, मतलब उसको 10 से अप्रोच कर रहा है। अब ध्यान से देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे लिखते हैं हम। ये मान लो v1 से ऊपर जा रहा है और ये v2 से नीचे आ रहा है, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे लिखेंगे हम? v1 प्लस v2 ही लिखेंगे ना। यस सर। दोनों एक, वो v2 से नीचे आ रहा है, ये ऊपर v1 से जा रहा है, तो वेलोसिटी अप्रोच मतलब क्या होगा? दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी ना। तो दिस इज, ये 10 क्या है? ये 10 वेलोसिटी अप्रोच है, मतलब v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 10 है। समझ में आया? यस सर। और v2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, तो v1 प्लस v2 की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 3 टाइम्स ऑफ v1 इज इक्वल टू 10। तो v1 कितना आया? 10/4। 4v1 इज इक्वल टू 10, तो 10/4 मतलब v1 आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड, और v2 कितना आएगा? वो 3v1 है, 3 टाइम्स है, तो आएगा 7.5 मीटर पर सेकंड। मतलब बलून की स्पीड कितनी आई? 7.5 मीटर पर सेकंड। 7.5 मीटर। समझ में आया? आया समझ में? यस तो सर। वैसे ही क्वेश्चन तुम्हें देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये 1 मिनट से भी कम देर में हो जाना चाहिए। कैसे? बलून नीचे आ रहा है, मैन ऊपर जा रहा है, इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए। तो एक रिलेशन तो उनका मोमेंटम इक्वल करके मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि फाइनल जीरो मतलब दोनों के मोमेंटम इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड वाइज। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों के मोमेंटम, ये जो मैंने लिखा डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं हम, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों के इक्वल होंगे। तो यहां से मैं उनकी वेलोसिटी में रिलेशन मिल गया कि बलून की वेलोसिटी 3 टाइम्स है मैन की वेलोसिटी के, है ना। और एक क्वेश्चन में गिवन है कि जो मैन है वो स्टार्ट्स क्लाइंबिंग द बैलून विद रिस्पेक्ट टू 10 मीटर पर सेकंड। तो बैलून के रिस्पेक्ट में 10 से चल रहा है,
और हमने माना मेन की v1 है और बलून नीचे v2 से आ रहा है, तो वो 10 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 होगा कि नहीं होगा? अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मेन v1 से नीचे जा ऊपर जा रहा है और बलून नीचे आ रहा है v2 से, तो बलून के रिस्पेक्ट में 10 से आ रहा है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में वेलोसिटी क्या हो जाती है? 8। समझ में आया? Yes, sir. तो हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन जल्दी से, लिखो। Yes, sir. क्लियर? No, sir. Yes, sir. Done, sir. हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम में बनाता हूँ इसको। ये देखो, ये प्लैंक है, ठीक है, दिस इज ए प्लैंक, ये मैन है, इस पे खड़ा हुआ है, नीचे स्मूथ सरफेस है, एकदम स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल फ्रिक्शन जीरो एकदम। तो मुझे बताओ, मैन अगर इस एंड से इस एंड चलेगा तो प्लैंक रेस्ट पर ही रहेगा या प्लैंक भी आगे चलेगा या पीछे चलेगा? प्लैंक पीछे चलेगी। हाँ, अगर मैन राइट में जाएगा तो प्लैंक किधर जाएगा? लेफ्ट में। Left में. हाँ, लेफ्ट में। और इसको मैथमेटिकली भी तुम्हें समझ में आएगा अभी, है ना? वैसे तो तुम्हें फीलिंग आ रही होगी लेफ्ट में जाएगा सर ये, क्योंकि मैन प्लैंक को पीछे पुश करेगा, मैन आगे चलेगा तो प्लैंक को पीछे पुश करेगा, और क्योंकि ग्राउंड में तो सरफेस फ्रिक्शन है ही नहीं, ग्राउंड तो एकदम स्मूथ है, तो प्लैंक पीछे स्लाइड होगा, होगा कि नहीं होगा? मान लेते हैं ये प्लैंक की लेंथ है 10 मीटर, प्लैंक का मास है मान लेते हैं 30 kg, और मैन का मास है 60 kg, ठीक है। तो हमसे पूछा फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लैंक व्हेन मैन रीचेस टू द अनदर एंड। जब मैन, ये मान लो ए है और ए से बी पहुंच जाएगा, समझ में आया? तो प्लैंक कितना डिस्टेंस चलेगा मुझे बताओ, प्लैंक राइट में चलेगा या लेफ्ट में? Left में. लेफ्ट में। लेफ्ट में चलेगा। अब मुझे प्लैंक का मास, मैन का मास सब गिवन है, मुझे बताओ मैन को ए से बी जाने के लिए कितना चलना है? 10 मीटर चलना है, 10 से ज्यादा चलना है या 10 से कम चलना है? बताओ। 10 से कम.
से कम 10 से कम क्यों चलना है? मान लो अगर ये प्लैंक फिक्स होता है यहाँ पर, मान लो प्लैंक यहां से मैंने इसको रोक लगा दी इधर ऐसे ये फिक्स कर दिया मैंने इसको, तो अब कितना चलना पड़ता? 10 मीटर 10 बट ऐसा कुछ तो यहाँ है नहीं, क्योंकि मैन आगे जा रहा है, प्लैंक पीछे जा रहा है, तो ये बी पॉइंट भी प्लैंक के साथ पीछे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला कॉर्नर समझ में आया? यस सर। तो मान लो ये प्लैंक, मान लो प्लैंक x पीछे आता है, कितना आता है? मान लो प्लैंक यहां से x पीछे आता है, तो मैन को इस एंड से इस एंड में जाने में कितना चलना पड़ेगा? 10 या 10 माइनस x? 10 minus x. x is distance traveled by planck. समझ में आया? तो मैन को इस एंड से उस एंड पे जाने में x कम चल, मान लो प्लैंक 2 मीटर पीछे आ गया, तो मैन कितना चला? 10 चला या 8 मीटर चला? बताओ। 8 meter. ये इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं, समझ में आया? अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, प्लैंक पीछे क्यों जा रहा है? देखो हमने पढ़ा है, देखो ये सब जब प्लैंक पर जब मैन ऐसे चल रहा है, बाहर से कोई फोर्स लग रहा है क्या एक्स एक्सिस में? एक्स में No, से sir. मैन प्लैंक पे लगा रहा है फोर्स, प्लैंक मैन पे लगा रहा है फ्रिक्शन, वो तो इंटरनल है, बाहर से इन दोनों पूरे सिस्टम पर बाहर से किसी ने फोर्स लगाया क्या? नो। नहीं। तो एफ एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। समझ में आया? हाँ, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, हाँ। इसका मतलब क्या है? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा, है ना? इसका मतलब क्या है? सेंटर मास का एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगी। तो इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या थी? 0, तो 0 ही रहेगी फाइनली, मतलब सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट, and center of mass of system will be at rest. समझ में आया क्या? हाँ, इस सिस्टम Yes, में sir. कितने पार्टिकल है? एक तो मैन और एक प्लैंक, तो पार्टिकल तो चल रहे हैं बट उनका सेंटर ऑफ मास वहीं के वहीं रहेगा, ये समझ में आया? Yes, sir. पार्टिकल तो चल रहे हैं बट उनका सेंटर ऑफ मास वहीं के वहीं रहेगा। क्यों वहीं के वहीं रहेगा? बिकॉज कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। समझ में आया क्या? जैसे दो पार्टिकल है, मान लो ये दो पार्टिकल है, एक ये और एक ये, है ना? दोनों का सेंटर मास मान लो यहां पर है। अब अगर एक इधर चला और सेंटर मास तो ये रहेगा, दिस इज सेंटर मास, तो दूसरे को इधर चलना पड़ेगा ना, तभी तो सेंटर मास वहीं रहेगा। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ, जैसे हमने इसका उल्टा देखा था कि दो पार्टिकल है ऐसे और ऐसे, सेंटर मास यहाँ पर है। अगर ये यहीं पे यहीं के यहीं कब रहेगा? जब अगर एक इधर जा रहा है और दूसरा उधर जाएगा, तभी तो ऐसा होगा। ऐसा पॉसिबल तब होगा ना जब दोनों ऐसे जा रहे हो, तो वो बीच के बीच में रहे सेंटर मास। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास वहीं के वहीं रहेगा, इसलिए मेन इधर राइट में जा रहा है तो प्लैंक लेफ्ट में जाएगा, तभी तो सेंटर ऑफ मास वहीं के वहीं रहेगा। समझ में आया? हाँ सर। तो अब यहाँ पे आप कैसे सोल्व करेंगे? अब देखो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, मींस डेल्टा एक्स सी इज इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला क्या था डेल्टा एक्स सी का? m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, दो ही पार्टिकल है, तीन होते तो m3 डेल्टा x3 भी लिखते हैं, अपॉन m1 प्लस m2, ये है ना? Yes, sir. समझ में आया? इज इक्वल टू 0, ये 0 है ना, इक्वल टू, तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं? m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. m1 Yes, मतलब sir. मेन का मास कितना है? 60। मेन कितना चला? 10 चला या 10 माइनस एक्स चला? मेन अपनी पोजीशन कितनी चेंज किया? डेल्टा x1 माइनस
10 माइनस एक्स। m2 कौन है? प्लैंक। प्लैंक का मास कितना है? 30। इसने कितनी पोजीशन चेंज की? एक्स एक्स। राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट। तो मैन ने राइट में की थी इसलिए प्लस में लिखा था, इसने लेफ्ट में की तो इसको एक्स लिखूं या माइनस एक्स लिखूं? माइनस इज इक्वल टू 0। तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो 60 इंटू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स। तो 30 से 2 टाइम्स, तो ये 20 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स। तो 3x इज इक्वल टू 20, तो x आएगा 20/3 मीटर। ये आंसर है। समझ में आया क्या? आगे समझ में कैसे करना है? सर नहीं समझा। कहाँ से नहीं समझे? सर वो m1 डेल्टा x1 की इधर से सर डिस्प्ले। ये समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा यहाँ तक। हाँ हाँ। तो उसके बाद तो फॉर्मूला लगाया ना। ये फॉर्मूला भूल गए क्या? ये फॉर्मूला हमने सर पढ़ा है। नहीं हाँ, नहीं नहीं। इसको इक्वल टू 0 लिख दिया, तो ये m1 प्लस m2 0 में चला जाएगा, तो ये बचेगा m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट कर दी, m1 का मास है 60, m2 का मास है 30, डेल्टा x1 मैन कितना चला? 10 माइनस एक्स। राइट में चला इसलिए प्लस में पुट किया। प्लेन कितना चला? x पीछे लेफ्ट में, इसलिए माइनस में पुट किया, सोल्व किया, x की वैल्यू आ गई। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। कैलकुलेशन में डाउट आता है तुम्हें, कंसेप्ट में नहीं आता है। कैलकुलेशन किए ना उसके बाद तो समझ में आया? लिखो। लिख लिया? Yes, sir. लिखो। तो मेन 10 माइनस एक्स क्यों चला? हमने माना कि प्लैंक एक्स पीछे चला, यही तो निकालना है एक्स। तो मेन कितना चलेगा? इस एंड से दूसरे एंड तक पूरा प्लैंक एक्स पीछे खिसक रहा है, पूरा का पूरा प्लैंक। तो मेन को इस एंड से दूसरे एंड में जाने में कितना चलना पड़ेगा? टोटल लेंथ है 10, उसमें से एक्स खुद प्लैंक पीछे आ गया है, तो कितना चलना पड़ेगा? 10 माइनस एक्स। तो मेन का डिस्प्लेसमेंट पता लग गया हमें, 10 माइनस एक्स। प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट है माइनस एक्स, तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे। और हमें पता है सेंटर मास में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। सेंटर मास तभी शिफ्ट हो सकता है अपनी जगह से जब बाहर से कोई फोर्स लगे। समझ में आया? समझ में आ गया? यस सर। लिख लो। हटा दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन।
इफ बोथ द मैन रन टू मीट ईच अदर एट द सेंटर ऑफ बोट, दो लोग हैं, डायग्राम बनाता हूँ पहले, डायग्राम गिवन है इस क्वेश्चन में। एक बोट है, ये लेक, लेक में एक बोट है, रेस्ट पर है बोट। ठीक है, इस पर दो मैन खड़े हुए हैं, एक इस एंड पर, एक इस एंड पर। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए यहाँ सेंटर ऑफ बोट पर, इस जगह पर मिलने के लिए आते हैं। दोनों को सेंटर पर पहुंचना है एक साथ, दोनों एक साथ सेंटर पे पहुंचते हैं। इफ बोथ द मैन रन टू मीट ईच अदर एट सेंटर ऑफ बोट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट व्हेन दे मीट ईच अदर। अब मुझे बताओ, क्या अभी तुम बता सकते हो कि अच्छा यहाँ पे भी सेम प्लेइंग, जैसे हमें यहाँ पे फ्रिक्शन इग्नोर करना है, फ्रिक्शन बिटवीन बोट एंड वाटर। मुझे बताओ, अगर सिर्फ ये एक मैन चलता तो बोट किधर जाती? अगर मैन राइट में चलता सिर्फ ये वाला, तो बोट किधर जाती? लेफ्ट। लेफ्ट में, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर मान लो सिर्फ ये चलता राइट में, तो बोट किधर जाती? अगर राइट वाला मैन लेफ्ट में चलता तो बोट किधर जाती? सिर्फ वो चलता तो राइट में। राइट। राइट। राइट में। यहाँ पे दोनों चल रहे, तो अभी तुम बता सकते हो क्या बोट किधर जाएगी? वहीं पर। अभी नहीं, वो मास पे डिपेंड करेगा। बोले हो सकता है कहीं नहीं जाए, मान लो इन दोनों का मास इक्वल है, एम एम। अब बोट ना तो राइट में जाएगी ना लेफ्ट में जाएगी। समझ में आया क्या? यस। मास पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सो उस हमें तो, हम तो मान लेंगे कि बोट लेफ्ट में जा रही है, कुछ भी मास हो हम मान लेंगे। अगर हमने माना है वो सही है तो आंसर, आंसर से पता लग जाएगा हमें। तो क्वेश्चन में मासेस गिवन है, ये इसका मास है मान लो 60 केजी, इसका मास है 40 केजी, और बोट का मास है 20 केजी। समझ में आया क्या? और मान लेते हैं बोट की लेंथ है 20 मीटर। बोट की लेंथ कितनी है? 20 मीटर। तुम सोल्व करोगे, मैं करूँ? सेम सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम, वैसे ही करना है जैसे पहले किया था, वही फॉर्मूला लगाना है। करोगे या मैं करूँ? चलो देखो, अगेन हम इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, अभी हमें नहीं पता बोट लेफ्ट में जाएगी या राइट में, कंफ्यूजन है सबको, है कि नहीं है? तो हम क्या कर लेंगे, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही मेरी? यस। नहीं लग रहा तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा लग रहा है मैं खुद को पढ़ाता हूँ। ठीक है, सो मान लेते हैं कि बोट एक्स पीछे जाएगी। सर रुकिए ना, मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। तो मैं पूछ रहा हूँ तुम करोगे क्या? कोई बोल ही नहीं रहा है। मैंने 10 बार पूछा कि तुम सोल्व करोगे या मैं करूँ, कोई नहीं बोला कुछ भी। करो जल्दी से।
चलो देखो, सबसे पहले मुझे बताओ यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। 10 मीटर। और ये 10 10 मीटर। मान लो, हम मान लेते हैं लेट प्लैंक moves by x distance towards left। लेफ्ट की तरफ प्लैंक x चला पीछे, तो ये 60 kg को वाले मैन को सेंटर तक आने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 10 minus 10 या 10 माइनस एक्स या 10 प्लस एक्स? 10 minus x। इसको तो कम चलना पड़ेगा, इसके पास तो सेंटर खुद आ रहा है, तो इसको चलना पड़ेगा 10 माइनस एक्स। ये 40 kg वाले को कितना चलना पड़ेगा? राइट वाले 10 plus x। क्योंकि सेंटर दूर जा रहा है। अगर सेंटर वहीं रहता तो ये 10 मीटर चलता, बट ये 10 मीटर चला, उतनी देर में सेंटर थोड़ा और आगे चल गया था, तो इसको 10 प्लस एक्स चलना पड़ेगा। यहां से यहां तक 10 प्लस ये एक्स। और समझ में आया क्या? यस सर। तो तीनों के डिस्प्लेसमेंट मिल गए मुझे। अब इसमें ही तो पुट करना है m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर दो क्वेश्चन कि पूरा लिखूं फिर से? डायरेक्ट यहाँ से एक बार लिख देता हूँ फिर से, डायरेक्ट कर दो। बट मैं तो लिख देता हूँ, तुम्हें डायरेक्ट करना आना चाहिए। एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है तुम्हें, ठीक है? बट मैं लिख देता हूँ फिर भी, नोट्स के लिए लिख लो कि नेट फोर्स 0 एक्सटर्नल। समझ में आया? दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट। इनिशियली रेस्ट पर था तो फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो बाद में भी रेस्ट पर ही रहेगा। मीन्स डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर ऑफ मास इज 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू 0। तो ये सब 0 में चला जाएगा, तो फाइनली यही आएगा ना फिर। समझ में आया क्या? m1 हाँ सर। मेन का मास कितना है? 60। ये कितना चला? इंटू 10 माइनस एक्स प्लस m2 कौन है? प्लैंक। प्लैंक का मास कितना है? 20। ये कितना चला बताओ? प्लस एक्स लिखो या माइनस एक्स? माइनस एक्स। माइनस प्लस m3 कितना है? 40 kg। 40 इंटू x3 डेल्टा x3। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना लिखूं? 10 प्लस में 10 प्लस एक्स या माइनस में 10 प्लस एक्स? माइनस में। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ में आया? इक्वल टू 0। यस सर। तो 60 उसको उधर ले जाएंगे तो सब प्लस हो जाएगा, इक्वल के इधर ले जाएंगे तो बचेगा 20x प्लस 40 इंटू 10 प्लस एक्स। ठीक है? 20 से ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो 30 माइनस 3x इज इक्वल टू x प्लस 20 इंटू 10। सर 2 है ना वो। 2 टाइम्स 2, ये 2 टाइम्स 2 इंटू 10 20 प्लस 2x। सो x प्लस 2x 3x और 3x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 6x इज इक्वल टू, ये 20 उधर जाएगा तो क्या आएगा? माइनस 20 10। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 5/3। 5/3 मीटर। समझ में आया? मतलब प्लैंक 5/3 मीटर पीछे जाएगा। ठीक है? यस सर। अगर मान लो ये वाला मास 40 kg होता, रुक जाओ अभी लिखना बाद में, और ये वाला मास 60 kg होता, तो प्लैंक लेफ्ट में जाता या राइट में जाता? राइट राइट में। राइट में। ज्यादा मास होता है उधर ही जाएगा प्लैंक। समझ में आया क्या? हाँ? तो अगर मान लो आप तो फिर भी मानते, इधर ही मान लेते, क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम इधर ही मानते इस क्वेश्चन में, तो फिर ये आंसर x इक्वल टू -5/3 आता।
फिर ये सब सोल्व करते हैं, फिर आंसर क्या आता है, x इक्वल टू -5/3। तो नेगेटिव में आंसर आने का क्या मतलब है कि जो तुमने माना है उसके अपोजिट जा रहा है वो। समझ में आया क्या? अभी आंसर प्लस में आया है, अभी आंसर प्लस में आया है, इसका मतलब क्या है कि जो तुमने माना है उधर ही जा रहा है वो। ये आंसर प्लस में आया ना, हो सकता है माइनस में आ जाता। तो अगर माइनस में आ जाता तो उसका मतलब क्या होता कि तुमने लेफ्ट में माना है बट वो जा राइट में रहा है, तभी तो आंसर माइनस में आया है। समझ में आया? यस तो ऐसे सर ध्यान वो रखो, थर्ड वाले का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में क्यों लिया हम लोग ने? क्योंकि थर्ड वाला इधर जा रहा है ना पीछे, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है ना, -i के। हाँ हाँ समझ आया? प्लैंक भी इधर जा रहा है, मेन थर्ड वाला भी इधर ही जा रहा है। ठीक है। यस सर। हम्म। लिख लिया? यस सर। नो सर। लिखो। हो गया? यस सर। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, ठीक है? तो ध्यान से सारे क्वेश्चन क्लास के बाद खुद से करना बिना देखे, है ना, वरना ये टफ तुम्हें अभी इजी लग रहे होंगे, खुद से करोगे तब समझ में आएगा। सो एक सिस्टम है, इसको रिलीज किया है, क्या सिस्टम है इसका डायग्राम किया मैंने, अभी बनाता हूँ। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बीड व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल। तो पहले सिस्टम बना लेते सर लास्ट वाले का आंसर 8/5 था या 3/5 था? हैं। कितना आंसर था, किसको लाइव आंसर कितना था? 5/3। हाँ 5/3। 5/3 था। देखो इस ये एक सिस्टम है, ये एक रोड है ऐसे, जिसपे ऐसे लटक सकते हैं, वैसी रोड है कि उस रोड में एक बीड है। बीड मतलब क्या होता है, इस रोड में ऐसे ऐसे मूव कर सकती है, ठीक है? जैसे कर्टेन के वो रहते हैं ना बीड्स, गोल गोल कर्टेन में होती है ना, ऐसे ऐसे कर्टेन जिसपे मूव करता है। समझ यस सर। में तो बीड क्या होता है? अरे कर्टेन की रोड होती है, उस रोड में हम कर्टेन लटकाते हैं तो उसमें किसके थ्रू, रिंग्स होती है ना, जो रिंग्स,
Yes, sir. वो उसी को बीड बोलते हैं, समझ में आया? तो ये दिस इज ए रिंग, ये रिंग इस रोड पर, जैसे कर्टेन की रिंग मूव करती है इधर उधर, वैसे ये बीड इधर उधर मूव कर सकती है। समझ में आया? बीड का मोशन कौन सी एक्सिस में होगा? X axis. एक्स में कर सकती है बीड ट्रेवल? नहीं, ओनली कंस्ट्रेंट है, ओनली एक्स में मूव कर सकती है ऐसे। और ये बॉब है, जो एम बीड का मास है 2m और बॉब का मास है m। अब अगर मैंने इसको छोड़ा, इस सिस्टम को यहां से छोड़ दिया, तो बताओ बीड वहीं के वहीं रहेगी या बीड भी मूव करेगी? बॉब तो नीचे जाएगा, बॉब में तो सबको पता है बॉब तो नीचे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? mg की वजह से स्ट्रिंग के साथ। बीड का क्या होगा बताओ? बीड वहीं रहेगी, राइट में जाएगी या लेफ्ट में जाएगी? राइट में जाएगी। राइट में जाएगी। समझ में आया? तो हमसे पूछा है बीड की कितनी वेलोसिटी होगी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बीड व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल। जब ये पूरी स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाएगी, मतलब अगर मैं इसको फिर से डायग्राम बनाऊं, इसका फाइनल डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो फाइनली बीड ये बीड बीच में आ गई, मूव होते होते ये स्ट्रिंग एकदम वर्टिकल हो गई, और ये बॉब। समझ में आया? तो बॉब की वेलोसिटी तो इधर होगी, और बीड की वेलोसिटी ये इधर मूव कर रही होगी। समझ में आया क्या? हाँ, तो ये इसकी स्पीड कितनी है ये हमें बताना है। आया समझ में सबको? Yes, sir. अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो मुझे बताओ, फोर्स जो भी लग रहा है, ये सिस्टम मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ mg। mg कौन सी एक्सिस में लग रहा है? mg कौन सी? y में। Y axis. x में कोई फोर्स लग रहा है बाहर से? No. लग रहा है बाहर से सिस्टम एक्सटर्नल फोर्स? नहीं। सो अलोंग x एक्सिस अगर मैं बोलूं F नेट या एक्सटर्नल फोर्स 0 है कि नहीं है? है कि नहीं है? Yes, sir. तो अब जो मैं पूछते जाता हूँ उसको तुम्हें आता है कि नहीं आता है, देखिए बोलो, सिंपल सिंपल चीजें पूछो। अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो बताओ मोमेंटम कंजर्व है या नहीं है? बस यस नो में आंसर बोलो। Yes. Yes. मोमेंटम Yes. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? इनिशियल मोमेंटम 0। 0. वाई में भी 0 है, एक्स में भी 0 है इनिशियली। इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस में कितना है? 0 है कि नहीं? Yes. तो फाइनल मोमेंटम भी एक्स एक्सिस में कितना होगा बताओ? 0. 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि ये बॉब इधर जा रहा है, मान लो इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी v2, इसका मास है m और इसका मास है 2m। मतलब दोनों का मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट होगा, तभी तो x में मोमेंटम 0 हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, mv1 इज इक्वल टू 2mv2, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मोमेंटम इक्वल तभी तो होगा जब, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, मींस p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल होगा। अब p इनिशियल 0 है तो p फाइनल भी 0 होगा कि नहीं होगा? Yes. Yes, sir. फाइनल मोमेंटम कब 0 होगा? जब इसका मोमेंटम
और इसका मोमेंटम, दोनों को ऐड करो तो 0 आए। फाइनली दोनों मूव हो रहे हैं ना, एक राइट में जा रहा है एक लेफ्ट में जा रहा है, तो राइट वाले का मोमेंटम प्लस में, लेफ्ट वाले का मोमेंटम माइनस में, दोनों को ऐड कर दो तो 0 आना चाहिए। समझ में आया क्या? बीट राइट में जा रही है, वो इधर जा रहा है, जैसे हमने ऐसा था इसको ऐसे छोड़ा तो कैसे होगा देखना, कैसा मोशन होगा। बीट तो ऐसे चलेगी, सिर्फ बीट को देखोगे तो बीट ऐसे चलेगी राइट में, इसका मोमेंटम राइट में बढ़ेगा और इसका मोमेंटम लेफ्ट में बढ़ेगा। समझ में आया क्या? ऐसे होगा, अभी ऐसे था ये दोनों, जैसे छोड़ा हमने सिस्टम को, ऐसे छोड़ा, ऐसे मोशन होगा। समझ में आया? Yes. 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 तो हमने मान लिया जब स्ट्रिंग पूरी वर्टिकल हो गई, व्हेन स्ट्रिंग इज वर्टिकल, डायरेक्ट ये डायग्राम बनाया हमने, बीच का कोई मतलब नहीं। तो बीट ऐसे जा रही होगी V2 से, तो इसका मोमेंटम कितना होगा 2m, इसका मास है 2m इंटू V2। और बॉब इधर जा रहा होगा V1 से, तो इसका मोमेंटम कितना होगा mv1। क्या दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे मैग्नीट्यूड वाइज? होंगे। हाँ, तो m से m कैंसिल, तो V1 इज इक्वल टू आया ट्वाइस ऑफ V2। आया कि नहीं आया? समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, हाँ सर। समझ में आया सबको? Yes, sir. क्योंकि बीट का मास डबल है तो उसकी वेलोसिटी हाफ होगी, बॉब का मास हाफ है तो इसकी वेलोसिटी डबल होगी बीट के कंपेयर में, होगी कि नहीं होगी? तभी तो मोमेंटम 0 होगा। तो ऐसे डायरेक्ट लिखना आएगा कि नहीं आएगा तुम्हें? हाँ सर। ये पूरा लिखोगे कि क्योंकि इनिशियल मोमेंटम भी 0 है, ये सब जैसे मैंने लिखा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये लिख सकते हो डायरेक्ट। समझ में आया क्या? वरना तुम क्या करोगे, पूरा लिखो एफ नेट 0 इसलिए इनिशियल मोमेंटम 0 इसलिए फाइनल मोमेंटम भी 0 है। फिर क्या लिखोगे, दोनों का मोमेंटम ऐड करके इक्वल टू 0 करोगे, फिर फाइनली आएगा तो यही। समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. तो आएगा तो यही। अब देखो मैं थोड़ा सा वेरिएबल कम करने के लिए, अगर मैं इसको v बोलूं, मान लो इसको मैंने v2 को मैंने v बोला, तो ये हो जाएगा 2v, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। मतलब ये v से इधर जा रहा है, ये 2v से इधर जा रहा है। समझ में आया क्या? हाँ, ये हमने निकाला ना मोमेंटम कंजर्व करवा के, आया समझ में? हाँ सर। yes, sir. इधर लिख देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, अब हमने एक तो मोमेंटम कंजर्व करवा लिया, अभी भी आंसर नहीं आया लेकिन, क्योंकि अभी तो हमें वेलोसिटी में रिलेशन पता लगा है, वेलोसिटी तो ना मिली, मतलब एक इक्वेशन की और जरूरत है हमें। यहाँ पे दो वेरिएबल है टोटल, v1 और v2, तो इक्वेशन तो एक ही मिली मुझे, ये वाली मोमेंटम कंजर्वेशन करने वाली। तो इस क्वेश्चन में एक और क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी कंजर्वेशन भी करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? मोमेंटम तो कंजर्व कर दिया हमने क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बताओ इसमें एनर्जी भी कंजर्व है क्या? जल्दी से बताओ, एनर्जी Yes, कंजर्व है sir. क्या? Yes, sir. हाँ सर। एनर्जी कंजर्व है ना, इसमें ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो लग रहा है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स ही लग रहा है। सो इफ देयर इज ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। मतलब क्या लिखूंगा मैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा तो देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या लगाया, हमने लगाया मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन दो दो इक्वेशन में सोल्व हो जाते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, और दोनों इक्वेशन से सोल्व कर लो। समझ में आया क्या? अब लगा रहे एनर्जी कंजर्वेशन, तो क्या लिखूंगा, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल, ये लिखूंगा। समझ में आया क्या? Yes. अब Yes, देखो sir. पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए रेफरेंस लेवल मानना पड़ता है, तो इसको रेफरेंस लेवल मान लेते हैं। ये हाइट है 10 मीटर, लेंथ,
तो इनिशियल, दिस इज इनिशियल पोजीशन, इनिशियली, ठीक है। तो इनिशियली यू इनिशियल कितना था, दोनों 10-10 मीटर ऊपर है। 20 तो अब एनर्जी लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखते, सब पार्टिकल की ऐड करके दोनों दोनों की अलग अलग लिख के ऐड करना है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लिखूंगा तो इसकी भी लिखूंगा प्लस इसकी भी लिखूंगा, समझ में आया। तो क्या लिखूंगा, 2mg इंटू 10, समझ में आया क्या, हाइट, प्लस इसकी क्या लिखूंगा, mg इंटू 10, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी इनिशियल, समझ में आया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जी, Yes, sir. आया समझ में। अब फाइनल, अब देखो ये तो फाइनली नीचे आ गया 10 मीटर, तो इसकी तो जीरो हो गई, लेकिन उसकी नहीं हुई अभी, वो तो वही है ना, उसी हाइट पर है। तो 2m बीट की पोटेंशियल एनर्जी तो होती रहेगी 2mg इंटू 10 प्लस इसकी जीरो हो गई, समझ में आया। Yes, sir. Good. एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी बीट की कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू मास है 2m इंटू इसकी वेलोसिटी है v स्क्वायर, प्लस बॉब की कितनी हो जाएगी, हाफ, इसका मास है m और इसकी वेलोसिटी है 2v का होल स्क्वायर, समझ में आया क्या। Yes, sir. बस इसको सोल्व करेंगे, v की वैल्यू आ जाएगी, सोल्व कर लो। ये 2mg इंटू 10 से 2mg इंटू 10 कैंसिल, तो इधर बचा m, और m सब में कैंसिल हो जाएगा, ये m कैंसिल, ये m कैंसिल और ये m कैंसिल, तो इधर क्या बचा, 100 बचा इधर, g इंटू 10 100 इक्वल टू, इधर क्या बचा, 2 से 2 कैंसिल, v स्क्वायर प्लस इधर 2 का 4v स्क्वायर बाई 2 2v स्क्वायर, तो 3v स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, 10/√3। 10/√3, समझ में आया। ये तो v किसकी स्पीड थी, बीट की पूछी, ये आंसर है। बॉब की पूछी होती तो डबल है, 20/√3, समझ में आया। अच्छे से समझ के लिखो एकदम। हो गया, Yes. हटा दूं, No, sir. लिखो लिखो। हटा दूं,
No, sir. हाँ सर हटा दो. नेक्स्ट क्वेश्चन. मुझे बताओ, ये ब्लॉक है 2m मास का, ये है m मास का, ठीक है. ऊपर से उस बॉल को मैंने प्लैंक पर ऐसे छोड़ दिया तो बॉल नीचे आएगी, है ना, ग्राउंड पर. नीचे बिल्कुल भी हाँ सर. फ्रिक्शन नहीं है, एकदम स्मूथ सरफेस, एकदम स्मूथ पॉलिश सरफेस विदाउट फ्रिक्शन. तो मुझे बताओ, जब ये बॉल नीचे आएगी तो वो जो 2m मास का जो ब्लॉक है बड़ा वाला, वो वहीं रहेगा या फिर वो आगे जाएगा या पीछे जाएगा? पीछे जाए. हाँ, पीछे जाएगा. पीछे जाएगा. पीछे जाएगा ना, नीचे फ्रिक्शन नहीं है तो पीछे जाएगा. अब कितनी स्पीड से जाएगा, ये सब पूछा हमसे. कब पूछा? जब ये दोनों, जब वो ब्लॉक पूरा उससे नीचे उतर जाएगा, तब दोनों की स्पीड, जब दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तब ये इधर जाएगा और वो उधर जाएगा, तो उनकी कितनी स्पीड होगी, ये पूछा है मुझसे. समझ में आया? हाँ सर. तो कैसे करेंगे इसको? इसमें भी दो इक्वेशन लगेगी. क्यों, मुझे बताओ, अब मैं तुमसे पूछूंगा, उसके आंसर दो मुझे. बताओ, बाहर से कोई फोर्स लग रहा है क्या एक्स एक्सिस में? No, नो. sir. No, sir. एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा है. मतलब एक्स में मोमेंटम कंजर्व हो सकता है क्या? यस सर. Yes, sir. मतलब इनिशियल मोमेंटम एक्स में 0 है या नहीं है? हाँ सर. Yes. मतलब फाइनल भी एक्स एक्सिस में मोमेंटम तो 0 ही होगा. Yes, sir. तो एक इक्वेशन तो मोमेंटम. मतलब यहाँ पे एनर्जी भी कंजर्व है क्या? हाँ सर. पूरे सिस्टम के पास अभी कितनी एनर्जी है? mgh. समझ में आया? पूरे सिस्टम की एनर्जी कंजर्व है कि नहीं है अभी? यस सर. तो फाइनल भी एक एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे. आया क्या समझ में? हाँ, हाँ सर. अब देखो इधर. फाइनली क्या होगा, ये तो इनिशियल डायग्राम है, फाइनल बना देता हूँ. फाइनली ये बॉल यहाँ आ जाएगी. तब मान लो इसकी स्पीड होगी इधर v1, और तब तक इसकी स्पीड हो जाएगी v2. दोनों की स्पीड बढ़ रही है धीरे धीरे. ऊपर से बॉल नीचे आ रही है, उसकी स्पीड भी बढ़ रही है, प्लैंक की भी बढ़ते जा रही है पीछे की तरफ. समझ में आया क्या? हाँ,
इसका मास है 2m और इसका है m, तो मुझे बताओ क्या मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं तो तुम्हें समझ में आएगा क्या? इसकी वेलोसिटी 2v और इसकी वेलोसिटी v, यस सर। डायरेक्ट ऐसे समझ में आएगा कि लिखूं पूरा मोमेंटम कंजर्व नेट फोर्स इन x एक्सिस 0 है, तो x में इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल भी 0 होगा, ऐसे लिखूं क्या? क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। देखो इसका मोमेंटम इधर Yes, कितना है m इंटू 2v, और इसका मोमेंटम इधर कितना है 2m इंटू v, दोनों को ऐड करोगे तो 0 ही आएगा ना। यस सर। तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया मैंने, समझ में आया क्या? अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी। हाँ सर। P final is equal to 0 because P initial is equal to 0, है ना? तो दोनों because F net is equal to 0 along x axis, y की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, x axis की बात कर रहा हूँ। ये देखो मोशन x में ही तो हो रहा है दोनों का फाइनली। जब हमसे वेलोसिटी पूछी है, जब हमसे वेलोसिटी पूछी है, वो जान करके उनने क्या पूछ लिया कि जस्ट बिफोर दे लीव ईच अदर, तो जब दोनों एक दूसरे को छोड़ेंगे तो दोनों का पूरी की पूरी वेलोसिटी x में हो जाएगी। बताओ y में वेलोसिटी है क्या फाइनली? फाइनली इनके पास जो मोमेंटम है वो x में या y में? एक्स में। x में ही तो मोमेंटम कंजर्व करना है। x में पहले 0 था तो फाइनल भी 0 होना चाहिए। उस हिसाब से इसकी वेलोसिटी डबल होगी इसके कंपेयर में। समझ में आया क्या? हाँ सर। अब क्या करेंगे? अब लगा देंगे एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन में क्या लिखेंगे? u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। समझ में आया? हाँ, इनिशियल एनर्जी कितनी थी? इसकी कितनी थी? mgh। mgh। और ये ब्लॉक की, ये रेफरेंस लेवल मान लो। 0। एक्चुअल में ब्लॉक की ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसका मतलब 0 नहीं है ना? लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है क्या बड़े वाले ब्लॉक? नो सर। नो सर। ग्राउंड पहले भी ग्राउंड पर था, बाद में ग्राउंड पर है, तो आप कुछ भी मानो। 100 जूल मान लो तो यहाँ पर भी 100 लिखोगे और फाइनली यहाँ पर भी 100 लिखोगे। लिखोगे कि लिखोगे? हाँ सर। तो कैंसिल ही होना है ना। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखने से कोई मतलब, क्योंकि ये तो सिर्फ एक्स में मूव हो रहा है, वाई में तो पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही। समझ में आया क्या? यस। तो पोटेंशियल एनर्जी जिसकी चेंज होती है उसी की लिखते हैं बस। आया समझ में? तो इसकी हाँ सर। 0 मान लो, 100 मानना है तो 100 मान लो, क्योंकि इनिशियल भी जितना मानोगे फाइनल भी उतना ही मानना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, तो सिर्फ ब्लॉक इसकी 0 मान ली। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इनिशियल 0, रेस्ट पड़ते दोनों, प्लस फाइनल, फाइनल दोनों की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। बॉब भी तो, वो ब्लॉक भी तो एम मास का नीचे आ गया 0 प्लस के फाइनल, दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिख दो। काइनेटिक एनर्जी तो प्लस में होती है हमेशा, चाहे राइट में जा रहा हो या लेफ्ट में जा रहा हो। तो हाफ इसकी लिखता हूँ पहले, m इंटू 2v का होल स्क्वायर, प्लस अब इसकी लिखता हूँ हाफ इंटू 2m इंटू v का होल स्क्वायर। m से m कैंसिल। समझ में आया? तो क्या बचा इधर? gh इज इक्वल टू, ये बचेगा 4v स्क्वायर 2v स्क्वायर प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, ये v स्क्वायर, तो 3v स्क्वायर इज इक्वल टू gh, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट gh बाई 3। ये आ गया, है ना? तो ये तो किसकी आई? ये तो आई 2m मास की, और m मास की क्या थी? 2v थी डबल, तो उसका आंसर क्या आएगा? अंडर रूट 2 इंटू gh बाई 3। समझ में आया? दोनों की पूछिए ना। यस। ये आई m मास की जो ऊपर से नीचे आ रहा है। आया समझ में?
Yes. हम्म, सर आपने वी क्यूब लिखा है उधर। क्या वी क्यूब लिखा है क्या? सॉरी, हेलो सर। हाँ बोलो। सर अगर बड़े वाले ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी लेते तो सेंटर ऑफ मास से लेते ना। यस, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो वहीं के वहीं है ना, दोनों जगह। मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो इनिशियल भी उतनी है, फाइनल तो कट हो जाएगी वो। समझ में आया? यस सर। हम्म, हो गया। सर वो 4v² आएगा ना, 2 नहीं। 4v² और ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये वाला 2। हम्म, 4v² 2 करोगे तो 2 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा ना। हो गया, समझ में आया? लिख लिया क्या? यस। अब देखो, अब देखो एक और, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं तुम्हें समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। देखो, जब भी ब्लास्ट होता है एयर में, एक्सप्लोजन होता है बॉम्ब जब फूटता है एयर में, तो हमने देखा है एक्स में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है पूरे सिस्टम पर। एक क्वेश्चन सोल्व किया था ना, ब्लास्ट हुआ तो एक्स में हमने मोमेंटम कंजर्व किया था, याद आया? आज ही किया है क्वेश्चन। यस सर। एक यस। एक शेल को फेंका कैनन से, उसका टॉप मोस्ट पॉइंट पे ब्लास्ट हो गया, एक इधर गया एक इधर गया, तो हमने दोनों के मोमेंटम इनिशियल बिफोर एक्सप्लोजन और फाइनल एक्सप्लोजन इक्वल कर दिए थे। क्योंकि हमने बोला था, मैंने क्या बोला था, एक्स में तो कोई फोर्स लगता ही नहीं, तो एक्स में तो मोमेंटम कर ही सकते हैं कंजर्व। समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। यस सर। यस नो बोलोगे? ये कंसेप्चुअल चीजें जो मैं समझाता हूँ, यस नो बोलना पड़ेगा, तभी तो मैं और नहीं आगे बढ़ूंगा इसमें। खत्म थोड़ा ना हुआ टॉपिक, यस बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। ये तो तुम्हें आता है कि नहीं आता है कि एक्स में ब्लास्ट हुआ था तब एक्स में कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो एक्स में तो मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं। समझ में आया? व्हाट अबाउट वाई डायरेक्शन, यस वाई में सर। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते सर। अगर कंसेप्ट कंसेप्ट वाइज हम देखें तो हमने यही पढ़ा है कि अगर एक्सटर्नल कोई फोर्स लगता है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं है। समझ में आया क्या? सर लगेगा यस ना, सर। क्या? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव वही तो फोर्स है। बोल रहा हूँ कि तुम जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो कि तुम, सर वाई में मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते क्योंकि वाई में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। समझ में आया क्या? हाँ। यस सर। यस सर। बट अब आगे की कहानी सुनो, ये तुम सही बोल रहे हो, कंसेप्चुअल वाइज सही है, एग्जैक्ट सही आंसर दिया तुमने कि वाई में मोमेंटम कंजर्व नहीं है। अब मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ। जैसे मान लो बॉम्ब है, ये 10 kg का बॉम्ब है, इसका एक्सप्लोजन हुआ एयर में, तो एक्स में तो मोमेंटम कंजर्व है ही, है ना? वाई में क्यों नहीं है? क्योंकि वाई में इस पे फोर्स लग रहा है mg विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन। कितना लग रहा है? 100 100 न्यूटन। न्यूटन। समझ में आया? अब मुझे बताओ, जब इस
मुझे बताओ एक्सप्लोजन कितनी देर के लिए होता है? कितनी देर के लिए? मिलीसेकेंड्स, हाँ, बहुत शॉर्ट बहुत कम, पीरियड मतलब ऑफ उसको टाइम के काउंट लिए। नहीं कर सकते हम। मिली सेकंड से भी कम मान लो, इतनी कम देर के लिए एक्सप्लोजन होता है। समझ में आया क्या? हाँ, यस अब ये यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ये मोमेंटम को, दिस चेंजेस मोमेंटम, ये मोमेंटम को चेंज करता है कि नहीं करता है? कैसे? क्योंकि इन एवरी सेकंड, इन एवरी 1 सेकंड ये वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड से चेंज कर देता है। करता है कि नहीं करता है? हाँ यस सर। तो मुझे बताओ इन एवरी 0.1 सेकंड ये कितने से वेलोसिटी को चेंज करेगा? 1 0.1 1 मीटर पर सेकंड से। इन 0.01 सेकंड ये कितने से करेगा? 0.1 0.1 इन 0.0001 सेकंड में ये कितने से करेगा? 0.0 मान लो मैं इतनी कम देर के लिए बात करूं, इससे भी कम टाइम लगता है एक्सप्लोजन में, जो टाइम लगता है वो इससे भी कम होता है। मान लो और कम, 0.0001 सेकंड में mg फोर्स वेलोसिटी को कितने से चेंज कर देगा? 0.001 करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। बताओ ये बहुत कम है कि नहीं है? दिस वन। हाँ सर। हाँ सर मान लो इतनी सी वेलोसिटी चेंज हो जाए तो मोमेंटम में भी थोड़ा सा चेंज, बहुत कम चेंज होगा, इतना सा ही चेंज होगा। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो हाँ इतनी सर कम देर को मैं काउंट करूंगा क्या? इतनी सी कम चेंज इन मोमेंटम? बोलो जल्दी, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसको काउंट? नहीं करना। नो जैसे सर मान लो बिफोर एक्सप्लोजन वाई में मोमेंटम था मान लो 100 kg मीटर पर सेकंड का, और आफ्टर एक्सप्लोजन हो गया 100.001 kg मीटर पर सेकंड। बताओ दोनों में कितना डिफरेंस आया? बहुत कम आया ना? हाँ सर समझ में आया? तो क्या मैं वाई में भी मोमेंटम कंजर्व मान सकता हूँ क्या? इतना सा ही तो चेंज हुआ, क्योंकि हम जब कंजर्व करते हैं तो हम जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन की बात करते हैं। इतनी कम देर में मोमेंटम चेंज होगा क्या? बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज होगा क्या? नो सर। आपको पता है ना mg जो फोर्स लगता है वो 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 होता है ना, या 9.8 होता है। तो जो एक्सप्लोजन होता है वो तो बहुत छोटा होता है, बहुत कम देर के लिए होता है, तो इतनी देर में तो इतना सा ही मोमेंटम चेंज करेगा वो। समझ में आया क्या? यस सर। तो बताओ मैं जब ऐसा क्वेश्चन आएगा एक्सप्लोजन का, तो मैं अगर y में भी मोमेंटम कांस्टेंट लिख दूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? नो सर। हाँ, मीन्स जस्ट बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम होगा इनिशियल इज इक्वल टू होगा जस्ट आफ्टर कोलिजन, सॉरी कोलिजन नहीं, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चन में बात होगी। समझ में आया? क्या हम इतनी सी कम देर के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा तुम 10 सेकंड तक मोमेंटम कंजर्व करो, मैंने ऐसा बोला क्या? अरे वाई नो एक्सिस सर में मोमेंटम चेंज होगा लेकिन उसको टाइम लगेगा। मैंने नहीं बोला कि तुम परमानेंटली मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, ऐसे थोड़ा ना बोला मैंने क्या बोला कि जितनी देर में एक्सप्लोजन होता है, बताओ एक्सप्लोजन कितनी देर में होता है? बहुत कम देर में होता है ना? हाँ सर उतनी कम देर के लिए तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं ना? यस सर समझ में आया? बिकॉज दिस फोर्स इज वेरी स्मॉल फोर्स। अभी पूरा रीजन बताया ना मैंने, कंपेयर टू
फोर्सेस ऑफ एक्सप्लोजन, जो इंटरनल फोर्सेस लगते हैं। समझ में आया क्या? हाँ, तो इतना कम फोर्स है कि इतनी कम देर में ये मोमेंटम चेंज ही नहीं कर पाएगा। आया समझ में? Yes, sir. और जो एक्सप्लोजन होता है उसके अंदर के जो फोर्स होते हैं इंटरनल, वो तो इतने ज्यादा होते हैं कि वो जब जैसे ब्लास्ट होता है तो ईच पार्टिकल का मोमेंटम वो चेंज करवा देते हैं। बट इंटरनल फोर्स से पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज हो सकता है क्या? नो सर। पार्टिकल No, हो sir. सकता है, पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम इंटरनल फोर्स चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हम क्या बोलेंगे, एक्स में भी मोमेंटम कांस्टेंट है और वाई में भी कांस्टेंट है इन एयर इफ एक्सप्लोजन हैपेंस। समझ में आया? यस सर। तो ये सब लिखो, फिर जो मैं लिखवाऊंगा वो लिख लेना। इसमें से जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है ऐसे लिख लो, समझने के लिए कंसेप्ट है, फिर इस पे एक क्वेश्चन करेंगे। ये कंसेप्ट आगे काम में आएगा, बार बार भूलना मत इसको, थोड़े दिन बाद फिर से काम में आएगा। जब हम इम्पल्स एंड कोलिजन पढ़ेंगे उसमें भी काम में आएगा। लिख लिया? No, sir. ये ऊपर से तो हटा दो। उसके बाद ये लिख लो। समझ में आया क्या लिखा है? इफ बॉम्ब ब्लास्ट इन एयर देन वी कैन कंजर्व मोमेंटम इन बोथ। पहली लाइन में मैंने लिख दिया ताकि याद रहे आपको, कंजर्व करना पड़ेगा इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ऑल्दो देयर इज एक्सटर्नल, हालांकि हमें पता है कि एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg इन वाई डायरेक्शन, स्टिल वी कैन कंजर्व मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन बिकॉज एक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो एक्स में कोई फोर्स नहीं लग रहा, बट वाई में तो लग रहा है, फिर भी हम कर सकते हैं मोमेंटम कंजर्व because in y direction internal forces during explosion is very large compared to external gravitational force and also explosion बहुत कम देर के लिए होता है, उतनी कम देर में मोमेंटम इतना चेंज नहीं होता है। समझ में आया? Yes. लिख लिया? हटा दूं? Yes. No, sir. नहीं लिखा? ये नीचे का तो लिख लिया होगा।
इक्वेशन सॉल्व करो। इक्वेशन सॉल्व करो। A shell at rest at origin, origin पे एक शेल रेस्ट पर है, हवा में कहीं ओरिजिन है, उस जगह पे रेस्ट पर है, ठीक है, वहीं पे रखा हुआ है उसको। एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स मतलब 3 अलग अलग मासेस, 3 पार्ट में उसका एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है। 1 kg, 2 kg एंड m kg। थर्ड वन का मास हमें नहीं पता, मतलब टोटल मास भी हमें नहीं पता। The fragments of masses 1 kg and 2 kg fly off with speed। जो फर्स्ट दो मास है 1 kg और 2 kg, वो कितनी स्पीड से उड़ते हैं आफ्टर एक्सप्लोजन? 12 along x axis and 8 along y axis। एक तो x में जाता है 12 से और एक y में जाता है 8 से। समझ में आया क्या? If m kg flies off with a speed, अगर थर्ड वाली की स्पीड हमें पता है तो हमें टोटल मास बताना है। समझ में आया क्या? अब देखो इसका डायग्राम बनाते हैं, कैसे करना है इसको। समझ में आया सबको क्वेश्चन? यस देखो यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, वो एक्सप्लोड हुआ ओरिजिन पे, तो एक तो गया एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में जो गया पार्टिकल उसका मास कितना है? 1 kg। कितनी स्पीड से गया? 12 मीटर पर सेकंड, है ना। एक गया वाई एक्सिस में जिसका मास है 2 kg। कितनी स्पीड से? जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात हो रही है, जस्ट आफ्टर कोलिजन इतनी इतनी स्पीड मिली है इनको। ये गया 8 मीटर पर सेकंड से। तो मुझे बताओ थर्ड वाला पार्टिकल किधर गया होगा? थर्ड वाला पार्टिकल किधर गया होगा? क्या थर्ड वाला पार्टिकल इन दोनों के बीच में कहीं गया होगा, इस तरफ अपोजिट साइड, इस वाली लाइन में कहीं गया होगा थर्ड वाला पार्टिकल? गया होगा क्या? एम। यस उधर क्यों गया होगा अभी बताता हूं। और इसकी स्पीड गिवन है 40। अब मुझे बताओ ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, अभी हमने पढ़ा ड्यूरिंग एक्सप्लोजन नेट फोर्स 0 होता है, एक्स में तो 0 होता है और वाई में नेग्लिजिबल होता है कि नहीं होता है? हाँ, यस नेट सर फोर्स 0 होता है तो हम क्या कर सकते हैं? मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, हेंस मोमेंटम इज कंजर्व। तो अलोंग एक्स एक्सिस भी कर सकते हैं और अलोंग वाई, दोनों में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। समझ में आया क्या? इसमें दोनों में करना पड़ेगा आपको, वरना आंसर नहीं आएगा। तो मुझे बताओ पी इनिशियल 0 है तो पी फाइनल भी 0 होना चाहिए ना, अलोंग एक्स एक्सिस। इनिशियली तो एक्स में भी 0 था और वाई में भी 0 था ना। हाँ, यस सर वैसे वाई में भी बोल सकता हूँ मैं, पी इनिशियल 0 था तो फाइनल भी 0 होना चाहिए। समझ में आया? अब फाइनली इसका मोमेंटम एक्स में
एक्स में एक पार्टिकल इधर जा रहा है, तो उसको किसी ने कैंसिल किया होगा ना, तभी तो फाइनल मोमेंटम 0 होगा। समझ में आया क्या? यस सर। तो यस सर। ये मान लो थीटा एंगल पर जा रहा है, तो इसका ये वाला मोमेंटम, इसका जो थर्ड वाला पार्टिकल है उसका मोमेंटम एक्स में भी होगा, ये वाला मोमेंटम इसके मोमेंटम को कैंसिल कर देगा, और वाई वाला इसके मोमेंटम को कैंसिल कर देगा। करेगा या नहीं करेगा? तभी तो फाइनल मोमेंटम 0 होगा। यस सर। हाँ, जो ऊपर जा रहा है उसके मोमेंटम को भी थर्ड वाला मोमेंटम कैंसिल करना चाहिए पार्टिकल, जो ऊपर पार्टिकल जा रहा है उसके मोमेंटम को भी थर्ड वाला पार्टिकल का मोमेंटम कैंसिल करेगा, और जो राइट में जा रहा है एक्स में उसको भी थर्ड वाला, इसलिए तो थर्ड वाला इस लाइन में जाएगा दोनों के बीच में। समझ में आया? यस सर। तो अभी तो यहाँ मैं इसकी स्पीड 40 की जगह v लिख देता हूँ, ये v से जा रहा है मान लो, तो इसका इधर मोमेंटम होगा mv cos थीटा और इधर मोमेंटम होगा mv sin थीटा। होगा कि नहीं होगा? यस तो अलोंग एक्स एक्सिस में अगर मैं बोलूं तो mv cos थीटा इज इक्वल टू 12 होगा। होगा कि नहीं होगा? यस हाँ, और y में बोलूं तो क्या होगा, mv sin थीटा इज इक्वल टू, इसके इक्वल ये किसके होगा, सॉरी 12 के इक्वल नहीं होगा, ये सिर्फ वेलोसिटी थोड़ा ना लिखेंगे, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, कहाँ, तो 1 इंटू 12, 12 ही आएगा। और m y में मोमेंटम फाइनल कब 0 होगा, जब दोनों के मोमेंटम इक्वल होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, तो नीचे वाले का mv sin थीटा और ऊपर वाले का, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तो ऊपर वाले का कितना होगा, 8 इंटू 2। समझ में आया? यस हाँ, अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है ना। दोनों को सोल्व करके हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो टोटल मास आ जाएगा। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट का यहाँ पे लिखता हूँ, फर्स्ट का स्क्वायर, इसको थोड़ा साइड में शिफ्ट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर दोनों को ऐड कर दूं, तो ये कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, थीटा हट जाएगा, मतलब हटेगा या नहीं हटेगा? यस सर। तो क्या बनेगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। समझ में आया क्या? यस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 56 56, तो ये आएगा 400, तो एम वी कितना आएगा 20, वी कितना है 40, वी क्वेश्चन में गिवन है, तो एम कितना होगा 20/40 मतलब 0.5 kg, ये थर्ड पार्टिकल का मास आ गया। तो टोटल मास कितना होगा 1 प्लस 1 kg प्लस 2 kg प्लस 0.5 kg, कितना आएगा टोटल मास 3.5 3.5 kg। समझ में आया? यस सर। लिख लो। आगे समझ में सबको? यस सर। हमने क्या किया, थर्ड पार्टिकल, हम इनिशियल मोमेंटम x में भी 0 है, y में भी 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी x में भी 0 होगा और y में भी 0 होगा। तो थर्ड पार्टिकल किसी ना किसी एंगल पर जाएगा, तो उसके x और y दोनों में मोमेंटम निकाल के इक्वल कर दिया, दोनों पार्टिकल के x और y के मोमेंटम के साथ, मतलब अलोंग x एक्सिस हमने मोमेंटम कंजर्व कर दिया और अलोंग y एक्सिस हमने मोमेंटम कंजर्व कर दिया। दो इक्वेशन आई, दोनों को सोल्व कर दिया। समझ में आया? लिख लिया सबने?
Yes, sir. नो सर वो सर 40 मीटर पर Sir, सेकंड wait. स्क्वायर वाला जो मास है वो हवा में जा रहा है ना? हाँ, सब हवा में है, ये हवा में ही तो जा रहा है, नहीं जमीन मतलब में सर कैसे जाएगा? एक्स वाई के परपेंडिकुलर अप जा रहा है ना? क्या? एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर अप जा रहा है ना वो? नहीं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, और एक तीसरा ऐसे जा रहा है। हाँ सर वही परपेंडिकुलर पूछा। जेड एक्सिस में थोड़ा ना जाएगा, उसको मोमेंटम एक्स और वाई में कैंसिल करना है, तो एक्स वाई में जाएगा ना, जेड में थोड़ा ना जाएगा। हाँ सर। समझ में आया? फाइनली ऐसे जाएगा कि तीनों का मोमेंटम जीरो रहे, क्योंकि इनिशियल भी जीरो था। अब बाकी दोनों चलने लग गए तो तीसरा उनको कैंसिल करेगा, इस तरफ जाएगा, तो एक एक्स में जा रहा है और दूसरा वाई में जा रहा है, तो तीसरा एक्स और वाई दोनों के बीच में जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। तभी तो मोमेंटम कैंसिल होगा, जीरो हो जाएगा फाइनल। ठीक है, यस लिख लिया सबने? यस सर Wait, sir. तो इसमें और क्वेश्चन करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। सब प्रैक्टिस करो, ये इतने सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, तुम प्रैक्टिस करोगे क्लास के बाद, ठीक है? तभी कंसेप्ट बनेंगे। Done, sir. डन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Bye, sir. Thank you.